डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, और जब आजम खान जी के सिग्नेचर हो जाएंगे उसके बाद ही सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्या लगता है कि अगर मान लेते हैं उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर इसका असर यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या पड़ेगा? चलो जी, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा अपना सोचना ये है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं, यंग मुख्यमंत्री हैं, उनका भी रुझान, उनका भी जो ध्यान जो है इस प्रदेश के विकास पर है, और वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस देश में, इस प्रदेश का जो है विकास प्रॉपर तरीके से हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस यमुना एक्सप्रेसवे एक फायदे का सौदा डेफिनेटली जो है प्रूव होगा। जी चलिए, कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेंद्र दिल्ली से, उनका सवाल लेते हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर, मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ, दिल्ली नेक्स्ट। जी योगेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे ये पता करना है, यमुना एक्सप्रेसवे से 12 किलोमीटर दूर हमने ये 1 किले जमीन ली थी। जी। ये एक गांव पड़ता है भूजा का। जी। तो वहाँ पर जमीन बढ़ने के, रेट बढ़ने के क्या आसार है? योगेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे मेहमान कुछ सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। कमलकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे। 12 किलोमीटर दूर है गाँव। योगेंद्र जी, इसमें ये है कि आपने जो जगह ली, अब वो नोटिफाइड एरिया में है या उससे बाहर है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर वो नोटिफाइड एरिया में है तो वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी कभी न कभी एक्वायर करेगी, और उस पर जो भी सर्कल रेट होगा या एक्वायर करेगी, और उस पर जो भी सर्कल रेट होगा या जो भी अधिग्रहण नीति के तहत सरकार डिसाइड करेगी, वो आपको मुआवजा मिलेगा। तो जिसके की बढ़ने की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। और अगर वो आपका नोटिफाइड एरिया से बाहर है जमीन, तो भी क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे अच्छा डेवलपमेंट होगा तो आसपास की जमीनों की कीमतों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में भी आपको होल्ड करने में फायदा है। चलिए, तो नोटिफिकेशन को ध्यान में रखना होगा इनको, अगर उस एरिया में आती है तो फिर उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा। यमुना अथॉरिटी ने 334 विलेजों को नोटिफाई किया है। आपको ये देखना है कि आपका वो विलेज जो है नोटिफाइड विलेज एरिया में आता है या नहीं आता है, उसी के बाद आपको कदम उठाया। खैर, कदम नहीं आता है तो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अच्छा है आपके लिए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। यानी कि आपने जो पैसा लगाया है, आपने अगर जमीन ली है तो वो किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। आने वाले समय में आपको ठीक है, जी फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, कब्जा आपका है तो आपको हमेशा फायदा ही रहेगा। सुरेंद्र, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सवाल पूछिए अपना। चलिए, संपर्क टूट गया है। बात लगातार यही है, और जिस तरह से फायदा होने की बात की जाती है, और प्रॉपर्टी मेरी समझ से आजकल सबसे अच्छा साधन है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पर करते हैं तो पैसा 2 गुना, 4 गुना और 8 गुना इस तरह से बढ़ता है। बाकी और कहीं भी अगर आप निवेश करते हैं अपना पैसा तो उतना फायदा नहीं होगा। मेरे विचार से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया जाए वो कभी भी नुकसान का सौदा नहीं है, हमेशा आपको कुछ न कुछ फायदा देकर जाएगा। कमलकांत जी, सारी चीजें अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा समझ जाएगा। आदमी वही चीज ध्यान रखता है कि हाँ, संसाधन कितने मौजूद है जहाँ पर वो ले रहा है। अभी कितना वक्त लगभग इसमें लगेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत भर हुई है नोएडा एक्सप्रेसवे की, और अभी एक निवेशक को तुरंत ये काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ते हैं, तो तेजी से बढ़ते हैं। जितनी रफ्तार से नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां भागेगी उतनी रफ्तार से दाम भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए निवेशकों को, या फिर? नहीं, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि वो पास्ट ट्रेंड भी वो निवेशक एक बार एनालाइज करें। जो ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट है या नोएडा का डेवलपमेंट है, तो उसमें अब ग्रेटर नोएडा में अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एप्रिसिएशन देखें तो पिछले 4-5 सालों में कोई बहुत अधिक नहीं हुआ है, और अभी काफी प्रॉपर्टी वहाँ पर उपलब्ध है। यूज उतना ज्यादा नहीं है। अभी लास्ट सेंसस में उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख ही आई है, ज्यादा अभी आबादी ग्रेटर नोएडा में भी नहीं है। तो यमुना एक्सप्रेसवे में तो आबादी आते आते थोड़ा समय तो लगेगा। और ऐसे में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्लॉटेड डेवलपमेंट रिटर्न के हिसाब से अच्छा फायदा देता है, और फ्लैट में उतना अच्छा एप्रिसिएशन शुरू में नहीं आता। जब बढ़ जाएगा तो फ्लैटों में भी अच्छा एप्रिसिएशन है। 2 कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि और मनीष, दोनों दिल्ली से हैं। ऋषि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका सवाल क्या है? सर, मैंने एक फ्लैट लिया है गायत्री में, नोएडा एक्सटेंशन में। तो मैं जानना चाह रहा था अब नोएडा एक्सटेंशन का क्या होने वाला है, मतलब कि कब तक ये कंस्ट्रक्शन शुरू होगी?
कुछ अंदाजा मिल सकता है इससे? जी, फाइल प्लान के लिए तो जी पूछिए। मैंने नो EMI फ्लैट लिया है, मतलब कि मेरे को जब पोजीशन मिलेगी 18 महीने वाला नहीं, नो EMI जब मेरे को पोजीशन मिलेगी, जब मेरे को EMI शुरू करने की प्रोजेक्ट रही है। मेरे ख्याल से आपको ये भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर की जा रही हैं और नोएडा एक्सटेंशन में ऑलरेडी प्राइसेस काफी बढ़ चुकी हैं, तो इसलिए आपको प्लॉट को या फ्लैट को होल्ड करना चाहिए, उसमें आपका फायदा है। कमलकांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉब्लम्स तो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब NCR प्लानिंग बोर्ड से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है, यूपी गवर्नमेंट ने उसको पास कर दिया है, तो मुझे लगता है कि अब इस मूवमेंट पे तो बेचने में ज्यादा लाभ नहीं है इस मूवमेंट पे। चलिए, इस वक्त मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मनीष, मनीष अपना सवाल जी। हमारा सवाल जो है GST सुप्रा जी से है जी। ये जानना चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को 22 साल हो गए बने हुए जी, और उसके बावजूद भी वहाँ पे बसावट डेवलपमेंट नहीं हो पाई है जी। और यमुना एक्सप्रेसवे अभी जो है स्टार्ट हुआ है, जबकि वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। दो बिल्डर तो बना रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, जो है कितनी संभावना है कि जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो ऑलरेडी जहाँ पे एक्सप्रेस है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, वहाँ पे अभी भी प्राइवेट जो है 20-22 स्क्वायर मीटर के हैं जो आज से 5 साल पहले भी थे। क्या लगता है कि आगे जो है फ्यूचर में ये डेवलपमेंट होगा और जो ये बिल्डर जो है बना रहे हैं वो इसको डेवलप कर पाएंगे और प्राइस कर पाएंगे? जी, मनीष आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सलेश जी आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, हमारे दोनों में से कोई भी गेस्ट आपसे सवाल पूछ सकता है या कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेगा। सलेश जी, सवाल यही है कि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा की उन्होंने बात की, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर नहीं है। ग्रेटर नोएडा की जो मुख्य प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन की है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रपोज मेट्रो आ रही है, उस प्रपोज मेट्रो के आने से ग्रेटर नोएडा में भी जो है एक उछाल आएगा प्रॉपर्टीज में। और ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टीज में उछाल तो आया है। प्रॉपर्टी जो 22 साल पहले थी, मान लो आपने 2000 रुपए गज में ली थी, तो आज वो उसका रेट 20,000 रुपए गज तो है ही। परंतु बसावट के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, हैबिटेशन इसलिए नहीं हो पाया है कि वहां पर अभी बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ये कम है। लेकिन जो यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट उससे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जो सड़कें हैं उनकी विड्थ मैक्सिमम 9 मीटर है। इंटरनल रोड्स हैं वो 9 मीटर की हैं, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे जो टाउनशिप आ रही है उसमें मिनिमम रोड की विड्थ जो है 12 मीटर है। जो कनेक्टेड रोड है वो कम से कम 60 मीटर की है, और जो रोड दूसरे सेक्टर्स को जोड़ रही है वो 120 और 130 मीटर की है। तो मुझे ये लगता है कि कनेक्टिविटी के लिहाज से और जैसे जैसे मेट्रो आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ेगी, यमुना एक्सप्रेस वे पे डेफिनेटली जो है। कहने का मतलब ही यही है कि इतना वक्त बीत चुका है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, और वहां पर अभी तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है उतनी जितनी की होनी चाहिए। तो ऐसे में नोएडा जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो तो अभी उसकी शुरुआत भर हुई है, तो क्या लगता है उसमें उसके लिए इंतजार करे व्यक्ति या फिर पैसा लगाना शुरू करें? जहां तक पैसा, तो ऐसा है कि पैसा अगर अभी से लगाना शुरू करेगा तो अभी मान लो उसको 2200 रुपए या 2500 रुपए मिल रहा है, तो क्योंकि जमीन की प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मटेरियल की इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है इट इज बेटर टू मेक इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। कमलकांत जी, उसमें उसकी रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी होती है, मुझे लगता है। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है उसको इन्वेस्ट करने की फंड्स को, क्योंकि यहाँ पर ये तो डेफिनेट है कि समय तो लगेगा, कंपैरेटिवली समय लगेगा, बट एक पीरियड ऐसा आएगा जब अचानक प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये ज्यादातर देखा गया है, जो भी डेवलप हुए हैं पिछले दिनों NCR में प्रॉपर्टीज, चाहे वो नोएडा रहा हो, गुड़गांव रहा हो, फरीदाबाद रहा हो, गाजियाबाद रहा हो, कि एक पीक ऑफ टाइम किसी भी प्रॉपर्टी में राइट टाइम ऑफ इन्वेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एक निवेशक की दृष्टि से। यूजर की दृष्टि से जैसे गुप्ता जी ने कहा, इन्वेस्ट अभी तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ने ही बढ़ने। अगर
व्यक्ति को खुद अपने लिए यूज करना है तो उसको अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट एक इन्वेस्टर की दृष्टि से उसको अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगह भी तलाशनी चाहिए। एक चीज और भी है यहाँ पर कि भविष्य की योजनाओं को तलाशता है, और भविष्य की योजनाएं जब व्यक्ति को दिखती हैं तब जाकर वो अपना पैसा लगाने की सोचता है, क्योंकि जमा पूंजी उसके जीवन भर की होती है। एक कॉलर हमारे साथ राजू जुड़ गए हैं नरेला से, उनका हम सवाल लेते हैं। राजू, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मुझे एक्चुअली प्लॉट खरीदना है, 25 से 30 लाख मेरा बजट है जी। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे कौन सी, मतलब कितने साइज का इसको मुझे प्लॉट मिल जाएगा, और मुझे किनसे लेना पड़ेगा? वो अथॉरिटी से लेना पड़ेगा या कोई बिल्डर वगैरह से मुझे लेना पड़ेगा? राजू, आप जुड़ रही है हमारे साथ। कमलकांत जी, ये एक सवाल है का किसकी तरफ रुख करें, अथॉरिटी या फिर किसी प्राइवेट बिल्डर की तरफ? प्राइवेट बिल्डर या अथॉरिटी दोनों में से किसी से भी, वो तो आपको पर्सनल चॉइस है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में। मगर इस बजट में आपको अथॉरिटी का प्लॉट तो मिल ही जाएगा, और प्राइवेट बिल्डर के प्लॉट कंपेरेटिवली थोड़े महंगे हैं और उनकी कीमतें ज्यादातर स्क्वायर यार्ड में हैं, अथॉरिटी की कीमतें मीटर में हैं। तो वो एक एनालिसिस आपको मेरे ख्याल से करना चाहिए, एक बार वहां जाके पर्सनली इंक्वायर करके सारी प्रॉपर्टी के बारे में, या इंटरनेट पे इंक्वायर करके एक आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपके अपने बजट में बेस्ट प्लॉट कहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकता है। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट है वो आपको रीसेल में ही मिलेंगे, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ऑलरेडी जो है प्लॉट सोल कर चुकी है। तो प्लॉट निकलने वाले हैं उनके, दोबारा से प्लॉट निकालने वाले, या फिर आप वेट करें। अदरवाइज जो है प्राइवेट बिल्डर्स हैं, आपको चॉइस करनी है कि विच प्लॉट सूट्स यू, उसके हिसाब से आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस पे जो है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी जो है इस वक्त काम भी कर रही है, और काफी चीजें और काफी प्रोजेक्ट सामने आ भी सकते हैं, उस पर अभी चल रहा है। नीतू हमारे साथ इस वक्त सीतमपुरा से जुड़ चुके हैं। नीतू, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी नीतू, आप तक हमारी आवाज पहुँच रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी नीतू, पूछिए, क्या पूछें? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो आज की डेट में पावर अटॉर्नी बंद हुआ है, जैसे बिजली के फ्लैट है हमारे फ्री होल्ड नहीं है, तो सर अब ये प्लॉट को हम सेल करेंगे, अब ये पावर अटॉर्नी का क्या सिस्टम रहेगा? फ्लैट तो सेल हो ही नहीं रहा है, कस्टमर ही नहीं है एचपी के मकानों के, तो अब कैसे इसका होगा, कब खुलेगी, ये क्या हो सकता है, इसका बताओगे सब कुछ? नीतू जी, आप हमारे साथ जुड़ रही है। चलिए, कहाँ का सवाल है ये? आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार फिर से नीतू जी अपना दिल्ली का ये सवाल है। दिल्ली का जी, मैं बताना चाहता हूँ नीतू जी, इसमें ऐसा है कि पावर अटॉर्नी के जो ट्रांजेक्शन हैं वो बंद नहीं हुए हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पावर अटॉर्नी के थ्रू खरीदी हुई है तो पहले आपको जो चेन के अंदर दूसरे ओनर हैं उनकी रजिस्ट्रियां करानी पड़ेंगी, क्योंकि आप स्टैंप ड्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकते। तो उनकी रजिस्ट्रियों के बाद फिर आपको उसमें खाली स्टैंप ड्यूटी आपको ज्यादा देनी होगी। आपकी अभी भी हो जाएगा, मुझे पर्टिकुलर केस की डिटेल तो नहीं मालूम, जिसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता। आप अपने किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर लीजिए, आपकी रजिस्ट्री अभी हो जाएगी। और पावर अटॉर्नी का जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है पावर अटॉर्नी के थ्रू रजिस्ट्री करने में, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो बीच के काफी सारे ट्रांजैक्शन में लोग स्टैंप ड्यूटी अवॉइड करते थे वो ना हो। तो आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट करें, मुझे लगता है आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जी नीतू जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। अपने एडवोकेट से आप संपर्क करें, वो आपको कोई ना कोई सही सोल्यूशन देंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो जानकारी चाहिए भी होगी आदमी को, और उसको समझने के लिए अपने जो खास वकील है उनसे कंसर्न करना चाहिए, ताकि सही जो तरीका है और सही प्रोसेस उसका पता लग पाए। लगातार बात यमुना एक्सप्रेस वे की ही चल रही है शैलेश जी, आपसे भी और आपसे भी कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स अब आने वाले वक्त में आएंगे। हालांकि एक रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी एक्सप्रेस वे पर भी होनी बाकी हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे कि कुछ किलोमीटर तक का दायरा तो कवर कर लिया गया है, लेकिन अभी काफी कुछ काम यहाँ पर बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर कई ऐसे भी सवाल हैं कि आखिर आम निवेशक जो है किस तरह से भरोसा करेगा डेवलपर्स के ऊपर, और भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको सुचारू रूप से अगर चालू की जाती है, या भविष्य दिखता है आम निवेशक को इस एक्सप्रेस वे की तरफ या इसके आसपास, तो निश्चित तौर पर पैसा अपना खर्च किया जाएगा। लेकिन जो सदमे में है, जो लोग झटका खा चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन से, उनके जहन में कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे होंगे। उन सवालों के भी हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात चल रही है यमुना एक्सप्रेस वे के शुरू होने के बाद किस तरह से प्रॉपर्टी के दाम यहाँ पर बढ़ेंगे और आम निवेशक अगर यहाँ निवेश करता है तो भविष्य में उसको कितना फायदा मिलेगा, किस तरह से डेवलपर्स वहाँ पर योजनाएं बना रहे हैं ताकि वहाँ पर उनको फायदा हो और साथ ही अच्छे घर वहाँ पर मुहैया कराए जा सके। फिलहाल एक कॉलर इस वक्त सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सवाल लेते हैं। सुरेंद्र, जानना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं आप? चलिए माफ कीजिएगा, अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉल कॉलर। अनिल, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? वैसे ये एक्सप्रेस वे 168 सेक्टर में जो सनवर्ल्ड अधिकता है वो प्रोजेक्ट कैसा है जी? जी अनिल पूछिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी 168 सेक्टर एक्सप्रेस वे में जो सनवर्ल्ड अधिकता है ये कंपनी कैसी है और प्रोजेक्ट कैसा है इनका? जी कंपनी का नाम दोबारा बताएं। कंपनी का नाम क्या है? सनवर्ल्ड अरिस्टा। आवाज क्लियर नहीं है आपकी, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता दें। सनवर्ल्ड अरिस्टा। सनवर्ल्ड इंफ्रा। मुझे विशेष जानकारी नई कंपनी है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं है। तो अगर आपके पास के आपके कोई जानकार है उनसे आप इस विषय पर जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कहीं पर भी आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उससे संबंधित जानकारी आपको अक्सर नेट पर भी उपलब्ध हो जाती है और इसके साथ से अगर आपके आसपास कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। शीतल एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शीतल, स्वागत है आपका, जानना चाहेंगे क्या प्रश्न है आपका? चलिए, शीतल से संपर्क कट गया है, जैसे संपर्क होगा हम वापस उनके सवालों का जवाब लेंगे। अक्सर दिमाग में लोगों को यही रहती है कि अगर कोई नई कंपनी आई है तो आखिर किस तरह की एहतियात उनको बरतनी चाहिए और उसकी जानकारी अगर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, क्योंकि अक्सर नई जो कंपनीज आती हैं या नई डेवलपर्स आते हैं उनकी जानकारियां नेट पर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर नेट के ऊपर उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट से जो है बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। दूसरा, मार्केट से जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इस बिल्डर ने पूर्व में कितने प्रोजेक्ट किए हैं और कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट ही हैज डिलीवर्ड इन द पास्ट और कितना स्क्वायर फीट जो है या कितना मिलियन स्क्वायर फीट उसने जो है स्पेस कंस्ट्रक्शन किया है और कितना किस तरह से बेचा है। कुछ आप आरओसी की साइट से जाकर भी उस कंपनी के बारे में जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं, अच्छी मिल सकती है। जी, कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। सुरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। जी, ये मेरा ये सवाल है कि नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेस वे में से इन्वेस्ट करना कहाँ पे ज्यादा बेस्ट रहेगा? नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस में बजट है मेरा 40 से 45 लाख रुपए। मेरा विचार ये है कि नोएडा एक्सटेंशन में जो है वो ऑलरेडी प्राइस जो है 30% बढ़ चुकी है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे नोएडा एक्सटेंशन में तो 1600 रुपए और 1800 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू हुए थे और आज बढ़ते बढ़ते 3000 और 3500 रुपए हो चुके हैं। तो जो यहाँ संभावनाएं थी वो काफी जो है हद तक उसका जो है काफी हद तक जो बढ़ चुकी है, प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिशिएट हो चुकी है। जबकि एक्सप्रेस वे पे अभी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़नी शुरू नहीं हुई है। एक्सप्रेस वे अभी जो है 2 दिन पहले ही खुला है और अब संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मेरे विचार से अब एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्ट करना ज्यादा मुनाफे का सौदा रहेगा। सुरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ्लैट में ज्यादा बेस्ट रहेगा या प्लॉट में? प्लॉटेड इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बेटर देन दी फ्लैट इन्वेस्टमेंट। प्लॉट ज्यादा बेस्ट है। सुरेंद्र, बजट कितना है आपका? बजट सर मेरा 45 लाख रुपए तक है, 45-50 की है। कमलकांत जी, क्या इस रेट पर नोएडा एक्सटेंशन की उन्होंने बात की कि कहाँ तक दोनों में से बेस्ट इनके लिए कहाँ रहेगा? नोएडा एक्सटेंशन में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा और पहले करते तो ज्यादा बेहतर रहता है, जैसे गुप्ता जी ने अभी बताया। मगर फिर भी उसके अलावा आपका उद्देश्य क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप उसको प्रॉपर्टी को इमीडिएटली रहने के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर भी नोएडा एक्सटेंशन ज्यादा फायदा हो सकता है, बेटर है। और अगर आप उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो एक्सप्रेस वे पे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है। चलिए सुरेंद्र, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। यमुना एक्सप्रेस वे भविष्य की उम्मीदें हैं और नोएडा एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो वहां पर रेट इस वक्त बढ़ चुके हैं। अगर आपका बजट उतना होता है तो आप अगर वहां भी इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी समझ से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में मेट्रो वहां पर पहुंच रही है और मेट्रो से प्रॉपर्टी के दाम और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वो नोएडा एक्सटेंशन में भी अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदायक नहीं होगा।
यमुना एक्सप्रेस वे में कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की भी स्थिति अपनानी है कि किस तरह की योजनाएं वहां पर आ रही हैं, कौन से डेवलपर्स हैं जो अपने प्लॉट्स को या वहां पर अपने फ्लैट्स की जो कॉलोनी बेस्ड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट रखते हैं वहां पर इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन कमलकांत जी बात वही है कि भविष्य की उम्मीद है, हर आदमी वही भविष्य की उम्मीद संजय बैठा है कि भविष्य क्या है, और अभी तक कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया, सिर्फ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मात्र हुआ है। इससे अचानक से अगर निवेशक इस तरफ झुकता है तो उसके लिए शायद मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उद्घाटन होने से एक सेंटीमेंट पे तो फर्क पड़ता ही है, और उसके अलावा ये है कि जैसे जैसे उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा और जो डेवलपमेंट है वो एक्सप्रेसवे जहां से शुरू हो रहा है वहां से ज्यादा मुझे लगता है संभावनाएं जो अलीगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा तक जितने भी कुछ और भी इन्होंने सिटीज प्लान की हुई हैं एक्सप्रेसवे के आसपास इर्द गिर्द, तो वहां पर डेवलपमेंट की अच्छी उम्मीदें हैं। जमीन अधिग्रहण की नीति में भी बदलाव यहाँ पर शैलेश जी हुआ है, और जमीन अधिग्रहण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कहते हैं कि एक जलता हुआ अंगारा है, वहां पर हाथ रखना इतना आसान नहीं है। तो इस तरह के मुद्दे अब ना सामने आए, उसको लेकर सरकार जो है बिल पेश करने वाली है, उसमें कई तरह के संशोधन भी हुए हैं। तो क्या लगता है उन चीजों को भी अभी ध्यान में रखेगा, डेवलपर्स भी ध्यान में रखेंगे और वो चीजें? मुलायम सिंह अखिलेश यादव ने तो जो है स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है जो भूमि अधिग्रहण है वो किसानों से जबरदस्ती नहीं होगा। चलिए कॉलर जुड़ चुके हैं, अनिल हमारे साथ दिल्ली से। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये लोनी के अंदर अल्सर्स का है, यहाँ प्लॉट का क्या अच्छा आगे है चांस या निकल जाना चाहिए यहाँ से? लोनी के अंदर क्या कंपनी का नाम बताया आपने? अनिल कुमार। अल्सर्स का जो है लोनी के अंदर। जी 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 बिल्कुल, कमलकांत जी से जवाब लेते हैं। कमलकांत जी, टोनिका सिटी की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं शायद। तो टोनिका सिटी में अंसल के प्लॉटेड डेवलपमेंट जो है वो पिछले दिनों उसमें काफी अच्छा एप्रिसिएशन आया है, और वहां पर प्रॉपर्टी टोनिका सिटी में फ्री होल्ड हुई है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, सिग्नेचर ब्रिज से भी जल्दी चालू होने की उम्मीद है, तो और लोनी रोड भी 6 लेन हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वहां पे लगता है कि अभी काफी और गुंजाइश है ग्रोथ की। मेरे ख्याल से अगर आपका प्लॉट टोनिका सिटी में अंसल के अंदर है तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि संभावनाएं जो है एप्रिसिएशन की बहुत ज्यादा है। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ नोएडा से शीतल जुड़ गए हैं। शीतल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पे मेरा एक लोटस सिटी में प्लॉट है, शुड आई रिटेन इट और क्या मैं निकाल दूँ? जी कमलकांत जी आप सवाल सुन सके इनका? हाँ, लोटस सिटी में इनका प्लॉट है। जी हाँ जी, जैसे कि अभी हम सब लोग बात कर ही रहे थे कि प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बेहतर है, और आपने तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको रिटेन करना चाहिए। वेट एंड वॉच करें, वेट एंड वॉच कर सकते हैं शीतल जी। अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि ये एक्सप्रेस वे सेक्टर 143 और 145 कैसे रहेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए? बहुत अच्छा है। 143 और 145 में बिल्कुल नोएडा के नजदीक हैं और ग्रेटर नोएडा से भी नजदीक है, तो इसलिए इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट हमेशा जो है आपको फायदा देके जाएगा। नोएडा की जहाँ तक बात की जाए सलेश जी, कमलकांत जी आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि नोएडा की ही अगर बात कर ली जाए तो अभी काफी चांसेस हैं लोगों के लिए यहाँ पर, और अब प्रॉपर्टी में अगर निवेश करते हैं तो इससे बेहतर जो इलाका या एरिया है और कोई नहीं हो सकता। नोएडा में अभी जो है 160 एकड़ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है वेस्ट सिटी, उसके अंदर 152 एकड़ का जो है वेस्ट सिटी बना रहा है, 1400 फ्लैट बना रहा है, और करीबन 20 लाख स्क्वायर फीट का जो है वो मॉल और शॉपिंग एरिया बना रहा है। मेरे ख्याल से जो है वो नोएडा के लिए एक बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, और उससे नोएडा की जो प्राइसेज हैं वो और फर्दर एप्रिशिएट होंगी। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है नोएडा की, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बुनियादी सुविधाएं हैं, रोजगार के अवसर हैं, इंडस्ट्री है। नोएडा में जो है सभी चीजें, दिल्ली के दक्षिण दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली हो या उत्तरी दिल्ली हो, सबके से उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और यही कारण है कि नोएडा में जो है विकास और प्राइसेज दोनों ही अप्रिशिएट हो रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। विकास की बयार बह रही है। इस वक्त एक और कॉलर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल जानते हैं उनका। गौरव जी स्वागत है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं गौरव बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मैंने मानेसर में इन्वेस्ट किया था सर 2.5 साल पहले, एबीडब्ल्यू कंपनी का प्रोजेक्ट था, एबीडब्ल्यू आदित्य निकेतन। ठीक है सर, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है।
2.5 साल में उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं किया है। दिसंबर 2011 में यानी लगभग 8-9 महीने पहले किसानों ने कुछ केस डाल दिया बानेसर की जमीन से कि सरकार ने हमसे धोखाधड़ी से मतलब एक्वायर की थी। तो अभी वो केस चल रहा है, उसकी सुनवाई मतलब हर 2-3 महीने में होती है। तो सर इस पोजीशन पर क्या करना चाहिए? मतलब कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है, हम उससे निकल सकते हैं, उसको रिटेन करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए? हम कुछ कर सकते हैं? जी, हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से। कमलकांत जी, अक्सर ये समस्या आती है और ये समस्या अभी देखा जाए हाल के दिनों में ज्यादा बनी है, नोएडा एक्सटेंशन में देखा जाए कि अक्सर बिल्डर्स या कोई प्रोजेक्ट वहां पर आता है तो हम निवेशक जब उसमें अपना निवेश करता है तब कोई ना कोई इस तरह का अड़चन आ जाती है और परेशान हो जाता है। इसमें ऐसे में करना क्या चाहिए? करना सबसे पहले ये चाहिए कि जो आपका बिल्डर्स के साथ बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट है वो उसके अधीन आपको कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने वो एग्रीमेंट मेरे ख्याल से किया ही होगा। 99% ये एग्रीमेंट होते हैं मगर निवेशक इस पे ध्यान नहीं देते नॉर्मली, और कई बार वो एग्रीमेंट के बगैर प्री लॉन्च वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं। 2.5 साल बीत चुका तो उसमें एग्रीमेंट नहीं होता, नहीं प्री लॉन्च की स्टेज पे बिना एग्रीमेंट के भी निवेशक निवेश कर देते हैं। तो सबसे पहला तो वो एग्रीमेंट देखना चाहिए, उसके तहत ये देखना चाहिए कि उनको कब कंस्ट्रक्शन शुरू करना था, उससे रिलेटेड उन्होंने कार्रवाई करी है या नहीं करी है, और अगर कोई ऐसी फोर्स मेजरी क्लोज है या नहीं है जिससे कि अगर बिल्डर का काम रुके तो उसका कोई कंपनसेशन निवेशक को मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो सारे एग्रीमेंट के अधीन ही चलेंगे। इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी इस क्षेत्र में आ जाए, जैसे सेबी है उसी तरह से। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी डेवलपर हैं, तो और छोटे छोटे इन्वेस्टर भी हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं, यूजर्स भी हैं। तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए, मगर जब तक वो अथॉरिटी बनती है निवेशक को खुद ही ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों को। बिल्कुल, गौरव जी आपके सवाल का जवाब। नॉर्मली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको तो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होता है, बिल्डर्स के बारे में पता होता है, बहुत सारा लेगवर्क करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। छोटा इन्वेस्टर बेचारा वो फंस जाता है क्योंकि उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और वो इन्फॉर्मेशन जुटाए तो जुटाए कहाँ से, उसको समझ नहीं आता। हालांकि स्टेप बाय स्टेप अब तो काफी चीजें नेट पर भी आ गई हैं और आप जानकारी मिल ही जाती है, इसीलिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है, अमरदीप जुड़ गया है नोएडा से। अमरदीप, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्ते सर, जानना ये चाह रहे थे कि मैं बजट जो है ना अभी एक न्यू कंस्ट्रक्शन में जाना चाह रहा हूँ। 40 लाख का बजट है, 2 BHK देख रहा हूँ, तो नोएडा में कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्री लॉन्च जिसमें इन्वेस्ट करे सर? जी, 40 लाख का कमलकांत जी बजट है और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, वो तो उसके लिए नोएडा एक्सटेंशन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और अगर ये थोड़ा सा बजट बढ़ाए तो नोएडा में अभी एक्सप्रेस वे पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पुराने भी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उनमें मार्केट में सेकंड मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जो बिल्डर से भी कम रेट पे कुछ फ्लैट्स उपलब्ध हैं। योनो एक्सप्रेस वे पर, जो जी एक्सप्रेस वे पर नोएडा एक्सप्रेस वे पर अगर थोड़ा सा बजट आप बढ़ाते हैं तो वहां पर भी आपको काफी कुछ मिल सकता है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित, उनका भी सवाल लेते हैं। अमित, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? या गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग अमित। हाँ, एक्चुअली मैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है। वो है SDS की। हेलो जी जी बताइए। SDS की तो HDFC SDS NRI सिटी के नाम से है, सबसे पहले ही है, उसके बाद आगे सुपरटेक का गोल्फ कंट्री है। तो मेरे को ये पता करना है कि SDS में कोई इश्यू तो नहीं चल रहा है, क्योंकि वो 16,000 स्क्वायर फुट पे ही दे रहा है रीसेल में। अब ये पता करना बहुत 16,000 पर स्क्वायर फीट, ये पर स्क्वायर गज, पर स्क्वायर 16,000 पर स्क्वायर यार्ड होगा। यस देखिए, उस बारे में मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसा कुछ प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी के आप पूरे कागजात देख के, उनका अलॉटमेंट लेटर अथॉरिटी से या कोई अन्य कागज देख के आप पता लगा सकते हैं। मेरी नॉलेज में इतना सस्ता कोई
प्रॉपर्टी नहीं है किसी डेवलपर की। जी, तो उसके बाद मेरे विचार से भी 16,000 रुपए गज के अंदर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्लॉटी डेवलपमेंट मिलना मुश्किल काम है। अगर कोई बेच रहा है तो आप उसकी पूरी जानकारी लें, है कि उसके पास अलॉटेड लैंड है, लैंड के कागजात हैं प्रॉपर, और वो प्रॉपर जो इज ही ऑथराइज टू सेल द प्रॉपर्टी। नहीं है तो किसी वकील की सलाह ले सकते हैं, उससे जो है उसका 12 साल या उसकी जो है एनईसी वगैरह निकलवाई जा सकती है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमलकांत जी आपका और शैलेश जी आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि किस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे अब खुल चुका है, साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर भी अब तमाम रास्ते खुलते नजर आएंगे। डेवलपर्स हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, लेकिन इसके साथ ही आप सावधान भी रहें। उन निवेशकों से मेरा यह अनुरोध है कि वो सावधान रहें जो अभी झटका खा चुके हैं, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी भी हैं जो देर में सामने आती हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार में इतना ही। नमस्कार।